हेलो बच्चों, साइंस एरा में आपका स्वागत है, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6, जहां आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं बाय कैलकुलस मेथड। जी हाँ, बिल्कुल, कि आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय कैलकुलस मेथड ड्राइव करेंगे, जिसका हमें इंतज़ार था, जिसके लिए हमने डिफरेंशिएशन सीखा और इंटीग्रेशन सीखा। 2 क्लास हमारी लगी थी, पहले डिफरेंशिएशन पे, दूसरी इंटीग्रेशन पे। किस लिए सीख रहे थे? इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए बाय कैलकुलस मेथड। पर इससे पहले हमें कुछ 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क या फिर आपको खुद से करने के लिए कहा था, होमवर्क दिया था। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था 5 क्वेश्चन का, जिसमें मैंने आपको कहा था आपको खुद से ट्राई करने हैं और अगले लेक्चर में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे और आपको चेक कर लेने कि आपने ठीक करें नहीं करें। तो यही वो 5 क्वेश्चन थे जो लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। इन्हीं के अभी पहले सॉल्यूशन हमें देखने हैं, देन इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। किससे? बाय कैलकुलस मेथड। बेसब्री से आपको भी इसका इंतज़ार था और हमें भी इंतज़ार था कि कब हम आपको कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सिखाएं, और वो घड़ी आ ही गई है। बस कुछ पल और 5 क्वेश्चन ये करते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो चलिए पहले 5 क्वेश्चन जो है इनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x³ का इंटीग्रेशन, और इसमें हमें लिमिट भी दे रखी है 0 से लेकर 1 तक। तो देखिए इसे किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। यह है सॉल्यूशन नंबर 1 मतलब फर्स्ट का आंसर। अभी लिखवाता हूँ। तो इंटीग्रेशन करेंगे x³ का, तो हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 प्लस कर देते हैं, और अपॉन में भी पावर में क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। और लिमिट दी हुई है तो यहाँ पे लिमिट भी लग जाएगी 0 से 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करके किस तरीके से लिखोगे, ये बन जाएगा हमारा x की पावर 4 अपॉन में 4, और लिमिट क्या है हमारी 0 से 1। 3 + 1 पावर कितनी हो जाएगी, 4, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, अब हमें लिमिट पुट कर देनी है। किस तरीके से? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, यानी कि पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, फिर माइनस करके x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ज़रा पुट करते हैं, पहले x की जगह क्या पुट करना है, 1, तो यानी कि 1 की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह क्या पुट करना है, 0, 0 की पावर 4 अपॉन में 4, इस तरीके से। अब ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि ऊपर 0 है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हमारा आया वो आया हमारा 1/4। मैं दोबारा बता देता हूँ किस तरीके से हमने इंटीग्रेट करा इसे। यहाँ पे हमें x³ का इंटीग्रेशन करना था, और ये x³ फॉर्मेट है x की पावर n का, यानी कि पावर में 1 प्लस करेंगे, अपॉन में पावर लिख के 1 प्लस करेंगे। वैसे हमने करा यहाँ पे पावर 3 थी तो पावर में 1 प्लस कर दिया, नीचे 3 + 1 कर दिया, और यहाँ पे लिमिट लिख दी। फिर ये बन गया हमारा x की पावर 4 अपॉन 4। फिर यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारा आंसर आ गया 1/4। जरा से नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और करते हैं उसे सॉल्व और आंसर निकालते हैं उसका। तो आपने पॉज करके जल्दी से किया होगा नोट। अब देखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए, और उसमें हमें लिमिट भी दे रखी है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, ये है हमारी लिमिट। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, लिमिट क्या दे रखी है, 30 से 60 डिग्री, तो लिमिट आ जाएगी हमारी 30 से 60 डिग्री। cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट क्या है 30 से लेकर 60 डिग्री। अब ज़रा लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा sin x की जगह पे 60, उसके बाद आ जाएगा x की जगह पे 30। sin 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2, माइनस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी कि इसका आंसर नीचे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका √3 - 1/2। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से नोट करेंगे इसे।
क्वेश्चन नंबर 3 का भी जल्दी से आंसर देखते हैं, और मुझे उम्मीद है आप चेक कर रहे होंगे और आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहे होंगे, है ना। नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है यहाँ पे, वापसी कोई गलती नहीं करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, sin x + 4 का हमें इंटीग्रेशन करना है, पर यहाँ पे हमें लिमिट नहीं दे रखी, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो उसी तरीके से इसको करेंगे। sin x + 4 दे रखा है तो इंटीग्रेशन करते हैं। चलो इसका sin x का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x प्लस 4, कॉन्स्टेंट है 4 तो उसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, एक x वेरिएबल लग जाएगा। ठीक है, लिमिट दे नहीं रखी है, लिमिट हमें दे नहीं रखी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस cos x + 4x, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। यहाँ पे +4 कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट के साथ हम x लगा देते हैं, हमने x लगा दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को, अरे यार ये भी ना हाथ से साफ़ करने में ढंग से साफ़ नहीं होता है। ये था हमारे कौन सा, सॉल्यूशन नंबर 3। अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन 4 को, सॉल्यूशन नंबर 4 को। ठीक है, 4 हमें दे रखा है क्वेश्चन, 2x² + 6x⁵ + 7। लिमिट यहाँ दे नहीं रखी है, सीधा इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे cx⁴n का फॉर्मेट बन रहा है, उसमें हम क्या करते थे, कांस्टेंट को एज इट इज़ रखते थे। यहाँ पे 2 है तो 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे x⁴n का इंटीग्रेशन हमें पता है, पावर में 1 प्लस करते हैं, अपोन में पावर में 1 प्लस करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 2, यानी कि 2 में प्लस करेंगे कितना, 1, और नीचे भी 2 में कितना प्लस करेंगे, 1। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लस 6x5, इसमें 6 कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा। x⁵ यानी कि पावर में 1 प्लस करेंगे, 5 + 1 अपॉन पावर में 1 प्लस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 7 कांस्टेंट है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है इसके साथ, तो 7 के साथ x लग जाएगा। अब ज़रा इसको लिखते हैं थोड़ा ठीक करके। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x³ अपॉन में 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 6x⁶ अपॉन में 6 प्लस 7x। अब यहाँ से देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर 2/3 x³ प्लस x⁶ प्लस का 7x। यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ज़रा जल्दी से इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आंसर नंबर 5 पे और निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आई होप आपने पॉज करके कर लिया होगा नोटिस। और हाँ भाई, इसके आपको लिखना है कमेंट के अंदर कि कितना स्कोर रहा आपका, कितने सही गए। 5 के 5 सही गए तो लिख देना उसमें कि मेरे 5 सही गए हैं सर, 4 सही गए हैं 4 सही गए हैं, 2 सही गए हैं तो 2 सही गए हैं, लिख देना, ठीक है। अब जरा देख लेता हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जरा। तो यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा x⁴ माइनस sin x माइनस cos x प्लस 7x। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो x⁴ यानी कि x⁴n, पावर में 1 प्लस होगा, अपॉन में पावर में 1 प्लस होगा। तो x⁴ है यानी कि x⁴ प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। देखो मैं यहाँ पे ना आपको प्लस करके दिखा रहा हूँ, 4 + 1 4 + 1। जब आप सीख जाओगे ना से, अभी तक परफेक्ट हो चुके होगे आप, तो जैसे x⁴ है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x⁵ अपॉन में 5, है ना। मेरा काम है आपको कि इस तरीके से बताना, पूरा कंसेप्ट लेके चलना, शुरू से बेसिक से लेके चलना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माइनस sin x, यानी कि माइनस तो एज इट इज रहेगा। sin x का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, cos x, माइनस का cos x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का cos x। माइनस cos x यानी कि माइनस तो है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sin x, फिर प्लस 7x, यानी कि प्लस 7 x की पावर वहाँ 1 थी, यानी कि यहाँ पे पावर में 1 प्लस हो जाएगा, अपॉन पावर में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा ठीक से लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x⁵ अपॉन में 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना आ जाएगा cos x, वहाँ कितना आ जाएगा माइनस का sin x, प्लस 7
x की पावर 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो भाई आज आप भी बिल्कुल जोश में होंगे कि हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से, इसी का इंतज़ार था, क्योंकि 2 क्लास तो हमारी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखने में ही चलेगी। अब भाई ये टॉपिक अब आया है तो इंतज़ार तो था इसका बेसब्री से। तो क्या करने वाले हम, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इसको ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम कैलकुलस मेथड से ड्राइव करते हैं। हमें पता है हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन होती है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। तो चलो ड्राइव करते हैं। जैसे कि हमें पता है जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है डी वी बाई डी टी के। किसके इक्वल होता है, डी वी बाई डी टी के, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ही तो हमारा एक्सेलरेशन होता है, और वही मैंने लिखा है। डी वी का मतलब है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, डी टी का मतलब है स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, यानी कि ए के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। एक चीज़ याद रखेंगे कि ना हमें डेरिवेशन को रट्टा नहीं मारना है, हमें डेरिवेशन के शुरू के स्टेप्स को याद रखना है। शुरू के स्टेप्स को याद रखना है। जैसे इसमें क्या शुरू का स्टेप है कि हम जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन से लेके चलना है डी वी बाई डी टी को, फिर डी टी को इधर भेजना है। तो जब आपको यही याद हो जाएगा ना फर्स्ट स्टेप कि हमें एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है ना उसे पता चल जाएगा कि हाँ आगे के क्या स्टेप करने हैं, क्योंकि आपने स्टेप करे होंगे आगे के, है ना। अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो यही होता है कि बच्चे जो है एग्ज़ाम में जाते हैं और भूल जाते हैं आधी डेरिवेशन क्या करना था क्या नहीं। मैं नहीं कह रहा कि सारी डेरिवेशन को फर्स्ट स्टेप याद रखना है ना, सब में शुरू के स्टेप्स तो याद रखने ही रखने हैं, पर कुछ डेरिवेशन ऐसी होती है जिसमें थोड़े अलग ही स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं हमें, है ना, थोड़े अलग ही स्टेप लेने पड़ जाते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत याद करना पड़ सकता है। पर 90% जो डेरिवेशन होगी उसके अगर आप शुरू के स्टेप्स को याद रख लोगे कि शुरू के स्टेप्स हमें किस तरीके से लेके चलने हैं, तो डेरिवेशन आपसे हो जाएगी। तो इसमें भी हमें शुरू का स्टेप याद रखना है क्या, कि हमें एक्सेलरेशन लेके चलना है जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, वो भी किससे, कैलकुलस मेथड से। ठीक है, अब हमने देखा कि मैंने डी टी को इधर भेजा तो एक के साथ मल्टीप्लाई में आ गई है। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड में, तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इधर भी इंटीग्रेशन, ए डी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी डी वी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें लिमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसकी, लिमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो टाइम की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमें टाइम की लिमिट लेनी पड़ेगी। तो शुरू में जब बॉडी स्टार्ट हो रही है तो उस इनिशियल टाइम को हम 0 ही तो लेते हैं कि 0 सेकंड, कि अभी बॉडी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने वाली है, तो 0 सेकंड पे स्टार्ट हुई होगी, है ना। जब टाइम 0 होगा तब स्टार्ट हुई होगी, तो यानी कि 0 से लेकर टी टाइम तक। अब ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से स्टार्ट हुई और किसी टी टाइम तक जो वो बॉडी है वो मूव करी। अब ये टी टाइम कितना भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लिमिट जो लेंगे वो लेंगे इनिशियल से फाइनल, क्या, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, है ना। जब हम डी की रिस्पेक्ट में यानी कि वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम जो लिमिट लेंगे वो भी तो वेलोसिटी की लेंगे, यानी कि पहले इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी की और फिर बाद में फाइनल होगी, यानी कि इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। ये दोनों लिमिट हमने ले लिए। देखो
कुछ इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि 0 टाइम पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी और t टाइम पे हमारी वेलोसिटी फाइनल होगी। कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे मैंने आपको dt में बताया कि dt की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम की रिस्पेक्ट में तो 0 से t लोगे, वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो लिमिट आएगी वो भी हमारी वेलोसिटी की टर्म में ही आएगी, मतलब इनिशियल से फाइनल। और ऐसे भी चेक कर सकते हो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी जो है वो इनिशियल होगी, जब टाइम t है तो वेलोसिटी जो है वो फाइनल होगी। किसी तरीके से भी आप सोच सकते हो जैसा आपको सही लगे। अब जरा इनको इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज़ हमें पता है कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन आता है, जैसे यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बताई है पहले वाले लेक्चर में भी बात, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तीनों हमारी वो वैलिड है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम इंटीग्रेशन करते वक्त एक्सेलरेशन को क्या मतलब कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं ए को क्या करूँगा, बाहर लिख लूँगा। 0 से लेकर t तक जो है वो हमारी लिमिट है और यहाँ आ जाएगा हमारा dt इज़ इक्वल टू यहाँ पे u से v और ये आ जाएगा हमारा dv। अब ज़रा इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, t और लिमिट क्या है 0 से t। dt का इंटीग्रेशन जैसे हमारा होता था ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था हमारा, x होता था। जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था रोड का इंटीग्रेशन सिखाते वक्त, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जब dx लेंथ को इंटीग्रेट करते थे, ऐड करते थे तो हमें x मिलता था। इसी तरीके से जब dt का इंटीग्रेशन करोगे तो हमें t मिलेगा और 0 से लेकर t तक जो है हमारी वो लिमिट है। अब यहाँ पे देखो dv का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, v मिलेगा और जो हमारी लिमिट है वो है कितनी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। ये u है हमारा और ये v है। अब हमने इंटीग्रेशन कर दिया, आखिरी में क्या करना पड़ता है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलो करते हैं से भी। यहाँ पे सबसे पहले t की जगह t ही पुट करेंगे और फिर t की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v पुट करेंगे, फिर v की जगह क्या पुट करेंगे, u पुट करेंगे। ठीक है, अब a के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा इज़ इक्वल टू a की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे -0। ठीक है, इज़ इक्वल टू इस तरीके से लिख देते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा v माइनस यू। अब ये आ जाएगा हमारा 80 और यहाँ आ जाएगा हमारा v माइनस यू। अब जो माइनस यू है इसको मैं इधर की साइड भेज देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा u प्लस 80 इज़ इक्वल टू v। लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो चुकी है। इसको ज़रा सीधा करके लिख देते हैं इसी तरीके से, यानी कि v मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ और u प्लस 80 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव हो चुकी है। देखो किस तरीके से करी, ज़रा मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना था बाय कैलकुलस मेथड। हमने क्या करा, पहले स्टेप में एक्सेलरेशन को ले लिया जो कि हमारा होता है dv/dt। फिर dt को हमने इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, a के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। फिर हमने यहाँ से आगे कुछ कर नहीं सकते थे तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करा तो हमने लिमिट भी ली इनकी, टाइम की रिस्पेक्ट में तो 0 से t, वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में तो इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट था तो इसको हमने बाहर निकाल दिया और एज इट इज़ रहने दिया। फिर हमने यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन करा जो कि t आया, यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन करा जो v आया और लिमिट लिखी साथ में। फिर यहाँ पे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी। फिर a के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और v माइनस यू एज इट इज़ रहा। फिर 80 इज इक्वल्स टू v माइनस यू आ गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ड्राइव हो गई, जिसे हमने मतलब यहाँ ड्राइव नहीं हुई, हमने यहाँ करा इनिशियल वेलोसिटी को जो माइनस में थी उसे उधर भेज दिया, तो आ गया u प्लस 80 इक्वल टू v। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो गई बाय कैलकुलस मेथड। बिल्कुल ही ईजी थी। चलिए ड्राइव मतलब नोट करिए इसे, फिर चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने बाय कैलकुलस मेथड। तो बच्चों अब हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से ही। जैसे कि हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s हमारा डिस्टेंस है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम, a हमारा एक्सेलरेशन, t हमारा टाइम। तो इसको ज़रा कैलकुलस मेथड से किस तरीके से ड्राइव करेंगे ये सीखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा वेलोसिटी का। हमें क्या करना है, वेलोसिटी से लेके चलना है। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम।
ये हमारा वेलोसिटी का जो होता है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ x रहने देते हैं, चलो। वेलोसिटी क्या होता है हमारा dx/dt। अब एक काम करते हैं, dt को ना इधर भेज देते हैं, तो v के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। v के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा v dt, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा dx। अब चलो लिमिट भी पुट कर देते हैं साथ में। t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 से लेकर t तक लिमिट आ जाएगी। यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब टाइम 0 होगा तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, और टाइम t पे हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। s मान लेते हैं, s डिस्टेंस हो जाएगा। s कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, 15 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जरा दोबारा बता देता हूँ किस तरीके से हमने जो है लिमिट इसमें पुट करी है। टाइम की रिस्पेक्ट मैंने कहा था 0 से t करेंगे, यानी कि शुरू में टाइम 0 होगा, फिर किसी भी टाइम तक पहुँचेगा वो t टाइम तक। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस सब शुरू में तो 0 होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, जो कि s मान लिया हमने। अब यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हो इसे। जैसे टाइम 0 था तो हमारा जो डिस्टेंस था वो भी 0 था, टाइम t हुआ तो हमारा डिस्टेंस जो है वो s हो गया। जैसे मर्जी आप वैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसे इंटीग्रेट करना चालू करते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले हम एक काम करते हैं, v की जगह ना इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। किस तरीके से, देखो 0 से t रहेगा ये हमारा, लिमिट जो है वो क्या है हमारी, 0 से लेकर t। v की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है u प्लस ए टी। क्या होती है, u प्लस ए टी। डी टी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ 0 से s, और यहाँ आ जाएगा dx। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज जो v होता है हमारा वो u प्लस ए टी के बराबर आता है। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो उसका यूज़ करके हमने क्या करा, v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे u प्लस ए टी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ज़रा इनको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, u को अलग, ए टी को अलग। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 से t u डी टी प्लस 0 से t, और यहाँ आ जाएगा हमारा ए टी डी टी इज़ इक्वल टू 0 से s dx, 0 से s, और यहाँ आ जाएगा हमारा dx, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमारा एक्सेलरेशन जो है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर लिख सकते हैं। जैसे u को बाहर लिखेंगे 0 से t, और यहाँ आ जाएगा dt, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन को बाहर रखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट रहने वाला है 0 से t, और t अंदर रहेगा क्योंकि t जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है ना, टाइम बढ़ते हुए चले जाता है। और फिर यहाँ पे हमारा 0 से s लिमिट और dx। अब ज़रा इंटीग्रेशन करते हैं इनका, u एज इट इज़, dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से t, प्लस a एज इट इज़, t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पे t की पावर क्या है 1, यानी कि 1 + 1 2, अपॉन में भी कितना आ जाएगा 2, और 0 से t जो है वो लिमिट है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, और 0 से s, ठीक है। अब जरा लिमिट पुट कर देते हैं, u एज इट इज़ रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह t पुट करेंगे, माइनस t की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस a एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो t की जगह t पुट करेंगे यानी कि t स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस t की जगह 0 पुट करेंगे यानी कि 0 स्क्वायर अपॉन में 2, इज़ इक्वल टू यहाँ पे x है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह s पुट करेंगे, माइनस x की जगह 0 पुट कर देंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब u के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो u की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ut आ जाएगा, u की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, प्लस a की t स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर, और जब a की 0/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि इज़ इक्वल टू हमारा क्या बचा, s। अब इसको जरा थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सेकंड वो ड्राइव हो चुकी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। तो देख सकते हैं बच्चों हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव हो चुकी है, जो कि है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस तरीके से हमने इसे ड्राइव करा जरा दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। हम इसको लेकर चले वेलोसिटी से। वेलोसिटी होती है हमारी dx बाई dt, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। डिस्टेंस भी कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर रहता है। तो मैंने क्या करा, dt को उधर की साइड भेजा तो v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते थे तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड्स। टाइम हमने देखा, देखो लिमिट पुट करी हमने dt की रिस्पेक्ट में 0 से t और dx के रिस्पेक्ट में 0 से s। फिर हमने v की एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू पुट करी जो कि आती है हमारी u प्लस टी, और एज इट इज़ रहने दिया हमने। फिर हमने क्या करा, इसको यहाँ पे देखा इस इक्वेशन को, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो था हमारा कांस्टेंट था तो हम इसको बाहर लिख सकते थे, हमने लिखा और एज इट इज़ रखी सारी चीज़ें। फिर हमने इंटीग्रेशन करा dt का इंटीग्रेशन t, dt का t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट भी हमने एज इट इज़ रखी। फिर अब हमने लिमिट को पुट करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर इसको सॉल्व करके हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो आ गई, और फिर हमने इसको सीधा करके लिख दिया इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये, तो जल्दी से इसे नोट करिए। फिर चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो बच्चों अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं, और हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो चलिए इसे भी ड्राइव करते हैं जिस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करा। इसमें भी आपको शुरू का स्टेप याद रखना है, और फिर तो जो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी आपसे। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन से लेते हुए चलना है, एक्सेलरेशन को लेते हुए चलना है इसमें हमें, जो कि होता है हमारा dv बाई dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसमें हमें थोड़ा सा अलग स्टेप लेना पड़ जाता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे RHS में dx से मल्टीप्लाई करना है और dx से डिवाइड करना है। अब कहेंगे सर हम dx और dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों करें, तो उसका जवाब आपको अभी मिलेगा आगे, बस आप करिए। तो लिखेंगे डिवाइड बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय dx इन RHS। क्या करना है, राइट हैंड साइड में dx से डिवाइड करना है और dx से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। यहाँ पर हमें dx से मल्टीप्लाई करना है और dx से डिवाइड करना है। देख सकते हो मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दी dv बाई dt की, और dx से ही डिवाइड कर दिया। अब एक काम करते हैं, dt को इधर शिफ्ट कर देते हैं और dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं। नीचे वाली टर्म देखो dt और dx को इधर ले आते हैं और dt को उधर भेज देते हैं, यानी कि आ जाएगा हमारा dv बाई dx, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx बाई dt। अब बच्चा जानता है कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो इसे। यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dv बाई dx, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा v। अब एक काम करते हैं, जो dx है इसको मैं इधर लेके जाता हूँ। जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो a के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो यानी कि आ जाएगा यहाँ पे हमारा a dx इज इक्वल्स टू v dv, a dx इज इक्वल्स टू v dv। अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा हमारा a dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करना है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे हमारा v dv। अब लिमिट पुट करने के बारी, डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 0 रहा होगा डिस्टेंस, और फिर हो गया होगा हमारा s। वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि पहले वेलोसिटी इनिशियल रही होगी, फिर हो गई होगी फाइनल, यानी कि u से v चली गई होगी। ऐसे भी देख सकते हो, जब डिस्टेंस हमारा 0 होगा तो हमारी वेलोसिटी इनिशियल होगी, जब डिस्टेंस s हो चुका होगा तो हमारी वेलोसिटी फाइनल हो गई होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते वक्त भी किया था और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते वक्त भी किया था।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 से x और यहाँ आ जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे है। तो बच्चों एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। जैसे मैंने कहा था इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए वजह से हम उसे बाहर लिख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम अंदर ही रहने देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे, इनिशियल से फाइनल जो कि हमारी लिमिट है और v dv। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x, और जो हमारी लिमिट है वो है हमारी 0 से लेकर s इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, यहाँ पे v की पावर 1 है, यानी कि v की पावर 1 + 1 कर देंगे, अपॉन में भी 1 + 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा v की पावर 2 अपॉन में 2, और लिमिट आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब लिमिट पुट करने की बारी आ गई। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे s, और फिर x की जगह 0 पुट करेंगे जो कि हमारी लोअर लिमिट है, बाहर था हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे v की जगह पहले v पुट करेंगे और फिर v की जगह हम u पुट कर देंगे, u²/2। अब यहाँ पे a की s से मल्टीप्लाई करेंगे तो as आ जाएगा, a की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब यहाँ पे काम करते हैं, हम 1/2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा v² माइनस का u²। अब इस 2 को मैं इधर की साइड भेज दूंगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा हमारा 2as, और उधर आ जाएगा हमारा v² माइनस का u²। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो चुकी है। वैसे थोड़ा पलट के लिखी हुई है, मैं इसको ठीक तरीके से लिखता हूँ, v² माइनस का u² इज इक्वल टू 2as। तो आप देख सकते हैं हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव हो चुकी है बाय कैलकुलस मेथड। इसे भी देख लेते हैं ज़रा कि किस तरीके से हमने इसे ड्राइव किया है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे हम इसमें एक्सेलरेशन से लेके चले जो कि dv/dt था, फिर हमने क्या करा, दोनों RHS में dx से डिवाइड करा और dx से ही मल्टीप्लाई करा। फिर मैंने dt को इधर कर दिया और dx को इधर भेज दिया, तो हमारा dv/dx हो गया और यहाँ पे dx/dt हो गया। अब dx/dt जो है वो हमारा v होता है और dv/dx एज इट इज़ रखा। फिर हमने dx को उधर भेजा तो वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a dx इज इक्वल्स टू v dv। अब इसके आगे कुछ कर नहीं सकते थे तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, लिमिट भी इनकी dx के रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट ली, dv की रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट ली। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो इसको बाहर निकाल दिया। फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन, dv का नहीं v का इंटीग्रेशन v²/2। फिर हमने लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर यहाँ पे 1/2 जो है वो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे a को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, फिर 2 को उधर भेज दिया जो कि मल्टीप्लाई में चला गया, और यहाँ पे बचा हमारा v² माइनस u²। और ऐसे ही करके हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय कैलकुलस मेथड वो हमारी ड्राइव हो। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इसमें बाय कैलकुलस मेथड जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ड्राइव करी है। इसके बाद हमारी रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा कंसेप्ट रहता है, उसे हमें करना है, और एक टॉपिक और रहता है छोटा सा, उसे कवर करना है, वो अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा और हमारा पूरा चैप्टर इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक लेक्चर और ले आएंगे जिसके अंदर इसके NCERT के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करने हैं, और उसमें से मैं क्वेश्चंस आपको कई सारे करवा भी दूंगा। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।